भारत में औद्योगिक विकास चल रहा था। भारत में विशेष करके इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, विशेष करके भारत के भूगोल में अपन अध्ययन कर रहे थे द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया ज्योग्राफी। भारत के भूगोल में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास ये चल रहा था अपना। तो इनके माध्यम से अपने इससे पहले अपन ने कुछ जानकारी प्राप्त की कि पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास कैसा था और भारत में उद्योगों का विकास जो है वो आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले और 1947 के बाद क्या स्थिति थी, ये अपन ने जानकारी प्राप्त की। फिर विभिन्न पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लगा करके और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैसे दूसरी, तीसरी, चतुर्थी योजना में कुछ उद्योगों का विकास किया गया था। बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर में लोहा इस्पात की कंपनियां स्थापित की गई थी। कुछ रूस की सहायता से, कुछ जर्मनी की सहायता से और अलग अलग देशों की सहायता से अलग अलग जगह पर कंपनियां स्थापित की गई थी। इस प्रकार से आज अपन स्पेशल लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी लोहा तथा इस्पात उद्योग के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत में लोहा तथा इस्पात के कारखाने कहां कहां अवस्थित हैं, उनके लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है और लोहा इस्पात जो एक सभी आधारभूत उद्योगों की आधारभूत जननी कहा जाता है। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग, इसके बारे में अपन थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग की जो वर्तमान जो सभ्यता का एक आधारभूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि अन्य उद्योगों में प्रयुक्त जो मशीनें हैं, यातायात के साधन हैं, रेल की पटरी है और विभिन्न प्रकार के जो जहाज है, ये अपन ने जानी थी कि बड़ी से बड़ी वस्तु लेकर के और सुई, जो छोटी से छोटी एक सुई होती है, तक छोटी से छोटी वस्तु का निर्माण भी लोहे से भी होता है। और इसी कारण है किसी देश की यदि आर्थिक विकास तथा उसका पैमाना यदि सूचकांक माना जाए तो आर्थिक विकास उस देश का इस्पात उत्पादन स्तर में परस्पर एक अनुकूल संबंध जो पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस्पात उत्पादन सूचकांक द्वारा यह निर्धारित होता है कि उस देश का आर्थिक विकास का स्तर भी ऊंचा होगा या निम्न होगा। जैसे अपन ने उदाहरण लिया था अमेरिका का और विभिन्न प्रकार के देश जिसमें रूस है, भारत है, जो भारत मात्र 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति इस्पात का उत्पादन करता है। इस प्रकार से अपन ने कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की थी, विशेष करके लोहा इस्पात उद्योग के बारे में अपन ने कुछ जानकारी जो प्राप्त की थी। और आज अपन इसका एक लोहा और इस्पात उद्योग की विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, भारत में लोहा इस्पात संयंत्रों का वितरण है, उनका अध्ययन करेंगे। भारत में जो लोहा इस्पात के कारखाने हैं, विशेष करके उसका वितरण है, उनके बारे में थोड़ी सी जानने की चेष्टा करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये कहां कहां फैले हुए हैं। जैसे भारत का लोहा इस्पात उद्योग का जो स्थानीयकरण है भारत में, या भारत का लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कच्चा पदार्थ इसमें कौन सा होता है? कोयला, रॉ मटेरियल के रूप में होता है। कच्चा पदार्थ विशेष रूप से कोयला तथा लोहा अयस्क, जो कच्चा लोहा होता है, लोहा अयस्क जो गहरे रंग का भूगर्भ से खोद करके भूरे रंग का निकाला जाता है, जिसमें 75% अशुद्धि और 25% लोहे के अंश होते हैं। तो लोहा, अयस्क, कच्चा लोहा और कोयला, ये इसके कच्चे पदार्थ हैं।
तो भारत का जो लोहा इस्पात उद्योग है वो उसका स्थानीयकरण है, कच्चे जो पदार्थ हैं जिसमें कोयला है और लोहा ऐसक है, उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही माना जाता है। जिसमें राज्य यदि देखें, राज्यों की दृष्टि से जो भारत में जो गढ़ है, जो उसमें जो नागपुर विशेष करके एक जो उत्तर पश्चिम में यदि देखें, उत्तर पश्चिम में जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, यानी कि जो भारत में इसका केंद्रीकरण देखें लोहा इस्पात का, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ये इनके प्रमुख राज्य हैं। कुल मिलाकर के यदि भारत में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण देखें या कच्चे माल के समीप यदि उनका स्थानीयकरण देखें जिसमें कोयला और लोहा ऐसे, तो ऐसे क्षेत्र भारत में किन किन राज्यों में है? ऐसे क्षेत्र भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में केंद्रित हैं। तो वही लोहा इस्पात की कंपनियां हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है वहां पर कच्चा माल के रूप में लोहा ऐसक और कोयला विशेष रूप से पर्याप्त होता है। वर्तमान समय में भारत में लगभग सभी जो कारखाने हैं, जो ये एक केवल जमशेदपुर को छोड़ करके, सारे के सारे कारखाने जमशेदपुर को छोड़ करके और विशेष करके सार्वजनिक क्षेत्र में ऊपर जो वो सभी मौजूद हैं। विशेष करके जो कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने स्थापित हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में यदि देखें तो कारखाने हैं जैसे टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, यानी कि जमशेदजी टाटा ने सबसे पहले झारखंड राज्य के जो सिंहभूमि जिला है उससे कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं अपने, टिस्को जिसको बोलते हैं, सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, जिसको मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको किसको बोलते हैं? TI टिस्को, है ना, टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। अब ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को क्या है? इसको अपन लिख सकते हैं जिसका नाम है टिस्को। टिस्को की पहली कंपनी है ना, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिला है। झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर जमशेदपुर नामक स्थान पर, यानी कि नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर जमशेदपुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा, 1907 में जमशेदजी टाटा ने स्थापना की थी 1907 में, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर पड़ गया, जो पहले सांची नाम से प्रसिद्ध था। ये अब ये जो कारखाना है वो स्वर्णरेखा नदी है, सुवर्णरेखा एवं खरकई नदियां के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। वर्तमान में यह कारखाना
भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र में स्थित, जो अपने इसको बोलते हैं निजी क्षेत्र में, बाकी सार्वजनिक क्षेत्र में है। पहली बात आई थी कि भारत के लगभग सभी कारखाने हैं वो केवल जमशेदपुर को छोड़ करके, अर्थात टिस्को के कारखानों को छोड़ करके सार्वजनिक क्षेत्र में, जबकि ये निजी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में यह कारखाना भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र में स्थित इस्पात कारखाना है और एकमात्र निजी क्षेत्र में इस्पात कारखाना होने के कारण इसकी जो इस्पात उत्पादन में भारत में ये दूसरा स्थान रखता है। यानी कि ये सबसे बड़ा जो इस्पात कारखाना इस्पात उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में इस्पात उत्पादन का जो एक वास्तविक प्रारंभ है वो इसी कारखाने की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ, माना जाता है प्रारंभ हुआ था। यानी इसके बाद ही इस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको जो 1907 में जमशेद जी टाटा ने एक कारखाना स्थापित किया था, भारत का एकमात्र निजी कारखाना है यह, और इस्पात उत्पादन में यह सबसे बड़ा एक भारत का जो दूसरा स्थान रखता है इस्पात उत्पादन में। और भारत में इस्पात उत्पादन का जो वास्तविक एक प्रारंभ माना जाता है वो इसी कारखाने की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ था, जो आधुनिक तकनीक द्वारा एक संचालित प्रथम इस्पात कारखाना है। आधुनिक तकनीक द्वारा एक भारत का मात्र इस्पात उत्पादन का प्रथम कारखाना है। टिस्को में जो 1908 में इस्पात बनना शुरू हो गया था, 1907 में स्थापना हुई थी, 1908 में इस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की कारखाना जो टिस्को है, जो झारखंड के सिंहभूमि जिले में कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर एक उत्तर पश्चिम में नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर जमशेदपुर नामक स्थान पर जो कारखाना है वो 1908 में इस्पात तैयार करना और 1913 में ढलवा लोहा जिसको बोलते हैं उनका उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। अब इस कारखाने में क्या क्या चीजें बनती हैं, इससे जो लोहा तैयार होता है उसमें क्या क्या निर्माण होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कारखाने में रेल के डिब्बे, यानी कि रेल के डिब्बे, सलाखें, जो जेल की सलाखें होती हैं, यानी मजबूत लोहा, सलाखें, गार्डर, जो गार्डर होते हैं छतों के लगाने वाले, रेल की पटरियां, है ना, रेल पटरियां, स्लीपर और विभिन्न प्रकार की चादरें, सरिये, है ना, मोटे मोटे सरिये होते हैं जो छतों पर जो छतों की जो सीसी रोड बनती है, कंक्रीट और सीमेंट की छत बढ़ती है और उसमें सरिये डलते हैं। विभिन्न प्रकार की ब्रिजों का निर्माण होता है, पुलों का निर्माण होता है, उसमें सरिये लगते हैं, उसमें लोहा इस्पात होता है। जो जहां भाई पुल का निर्माण होता है, पुल में जो लगने वाली गार्डर है, सरिये हैं, यानी जहां पर झटके के साथ में टूटे नहीं, जहां पर मजबूत लोहा चाहिए, जहां पर जैसे रेल के हुक, रेल के डिब्बे, रेल के स्लीपर, रेल की पटरियां, यानी टोटल रेल का सामान, टोटल रेल का जो मजबूत होता है उसमें, और विभिन्न प्रकार की गार्डरें, विभिन्न प्रकार के सरिये और जेल की सलाखें, जो जेल में सलाखें होती हैं, जैसे कैदियों को रखने के लिए मजबूत एक सरिये होते हैं, सलाखें बोलते हैं उनको, वो, और विभिन्न प्रकार की पत्तियां आदि आदि का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जमशेदपुर में टिस्को संयंत्र की स्थापना के लिए कुछ अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसलिए वहां पर सबसे पहले एक तकनीकी स्तर पर इस्पात तैयार किया जाता है। तो वो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, कहने का मतलब उनके लिए, इस कारखाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो मौजूद हैं उसमें कच्चे माल के रूप में झारखंड के सिंहभूमि जिले की जो केमानगुंडी की खान है, केमानगुंडी यानी कच्चे माल के रूप में
झारखंड के सिंहभूमि जिले की केमानकुंडी और ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक मयूरभंज जिले की गुरमहिसानी खान से एक उत्तम लोहा अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि लोहा अयस्क जो एक लोहा इस्पात के लिए कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, कच्चे माल की आपूर्ति होती है, वो कच्चा माल अर्थात जो लोहा अयस्क है वो कहां से प्राप्त होता है कि कच्चे माल के रूप में झारखंड के सिंहभूमि जिले की जो एक नोआ मंडी, सिंहभूमि जिले की नोआ मंडी और ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले की एक गुरमहिसानी खान से उत्तम किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, ओडिशा के क्योंझर जिले की जोड़ा खान से मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज अर्थात लोहे को मिला करके मजबूत किया जाता है, लोहे को जो झटके के साथ में टूटे नहीं। जैसे पत्थर को तोड़ने वाली जेसीबी मशीनें होती हैं जो पत्थर की चट्टानों को तोड़ती हैं, जमीन को खोदती हैं, विभिन्न प्रकार की कठोर चट्टानों को तोड़ती हैं, विभिन्न प्रकार की जो झटके के साथ में जैसे हुक है और इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। तो मैग्नीज कहां से प्राप्त हो जाता है? ओडिशा के जो ओडिशा राज्य है उसके क्योंझर जिले की जोड़ा की खान है, जोड़ा खान। क्योंझर जिला है, ओडिशा राज्य है और वहां जोड़ा की खान है, वहां से मैग्नीज की प्राप्ति हो जाती है। तो वो रेल के डिब्बे, ये सारे स्लीपर गार्ड पटरियां और ये सारी जितने सलाखें अपने सरिये ये बनाया जाता है, इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है लोहे में। तो ये इस्पात तैयार किया जाता है, मजबूत लोहा तैयार किया जाता है। तो मैग्नीज यहां से मिल जाता है आसानी से। यानी उत्तम भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? कई बार होता है कि क्या कारण है कि जमशेदपुर में एक सबसे उत्तम प्रकार का इस्पात तैयार होता है, ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं? तो कच्चे माल के रूप में जो लोहा अयस्क है वो यहां से मिल जाता है। अपन ने अभी देखा झारखंड के सिंहभूमि जिले से एक नोआ मंडी की खान है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले की एक गुरमहिसानी खान है, वहां से उत्तम लोहा के समय से मिल जाता है। ओडिशा में क्योंझर जिला है, उसमें जोड़ा की खान में मैग्नीज मिल जाता है। और इसी के क्रम में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला है एक ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक वीरमित्रपुरम है, जिसको वीरमित्रपुर कहते हैं, वीरमित्रपुर। और यूं समझिएगा वीरमित्रपुर और पापमोस है ना, पापमोस से एक डोलोमाइट जिसको चुन्ना पत्थर बोलते हैं, चुन्ना पत्थर यानी कि ये सारे एक प्रकार की अग्नि सहन होती है, मिट्टी होती है जो खड़िया मिट्टी बोलते हैं, अग्नि सहन मिट्टी यानी चुन्ना पत्थर, खड़िया मिट्टी जिसको बोलते हैं, डोलोमाइट मिट्टी बोलते हैं। तो ये अपने पामपोस यहां से प्राप्त हो जाता है, वीरमित्रपुर और पामपोस से अपने ये डोलोमाइट और चुन्ने का पत्थर है वो एक अग्निशय मिट्टी की प्राप्ति यहां से हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ओडिशा जो राज्य है उसमें क्योंझर जिला है, सुंदरगढ़ जिला है, इन जिलों की एक ये मयूरभंज जिला है, यहां से कच्चे माल की प्राप्ति, इन जिलों से कच्चे माल की प्राप्ति, जो लोहा इस्पात के लिए कच्चा माल लोहा आवश्यक है उनकी प्राप्ति हो जाती है। कहीं से मैग्नीज मिल जाता है, कहीं से लोहा आवश्यक मिल जाता है और कहीं से चुना पत्थर मिल जाता है, कि कहीं से डोलोमाइट है जो अग्निशय मिट्टी है उनकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से इसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध होती है। टिस्को कारखाने के पश्चिमी भाग में, जो टिस्को का कारखाना है उसके ठीक पश्चिमी भाग में जो एक खरकई तथा उत्तरी भाग में सवर्ण रेखा नदी है ना, पश्चिमी भाग में खरकई और उत्तरी भाग में सवर्ण नदी द्वारा स्वच्छ जलापूर्ति
हो जाती है। कहने का मतलब टिस्को कारखाने के पश्चिमी भाग में खरकई एवं सवर्ण रेखा नदी, यानी उत्तरी भाग में तो सवर्ण रेखा नदी है और पश्चिमी भाग में खरकई नदी है। तो दोनों नदियों से, पश्चिमी और उत्तरी भाग से खरकई और सवर्ण रेखा नदी से जलापूर्ति यहां से हो जाती है। इसी के क्रम में अगली अनुकूल परिस्थिति देखें तो झारखंड की जो झरिया की खान है और बोकारो है, झारखंड की झरिया और बोकारो है, वहां से एक शक्ति का संसाधन है कोयला, जो कच्चा माल है, लोह अयस्क का एक कच्चा माल है, लोह इस्पात का एक कच्चा माल है जो कोयला। तो कोयला कहां से प्राप्त हो जाता है? कोयला झारखंड की झरिया तथा बोकारो से प्राप्त हो जाता है। तो कोयला मिल गया, लोह अयस्क मिल गया, जल की प्राप्ति हो गई, मैंगनीज मिल गया, चुनने का पत्थर, डोलोमाइट, जो मिट्टी है उनकी प्राप्ति हो गई। तो ये क्या है? ये अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इस कारखाने को वहां पर एक भौगोलिक वातावरण देने के लिए तैयार है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है उसको एक भौगोलिक वातावरण देने के लिए तैयार है और वो कारखाना दिनों दिन प्रगति करता जाता है। कहने का मतलब इसी क्रम में जो झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहां से क्या मिल जाते हैं? सस्ते एवं कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। यानी कुछ सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की जो पूर्ति है, जो कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो पर्याप्त श्रमिक हैं, वो झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पर्याप्त श्रमिकों की उपलब्धि हो जाती है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। तो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में क्या क्या आता है, ये सारी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद में जो जमशेदपुर रेल मार्ग है और कोलकाता बंदरगाह है, जमशेदपुर रेल मार्ग और कोलकाता बंदरगाह है जो एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यानी कि जमशेदपुर रेल मार्ग तथा कोलकाता बंदरगाह है, यानी कि जमशेदपुर और कोलकाता जो बंदरगाह है उसकी दूरी कितनी है? पहले ही बात आई थी 240 किलोमीटर है। वो 240 किलोमीटर की दूरी पर एक तो कोलकाता बंदरगाह है और एक जमशेदपुर रेल मार्ग है। तो जमशेदपुर रेल मार्ग और कोलकाता बंदरगाह है जो जल मार्ग और अपने स्थल मार्ग दोनों को जोड़ता है। कहने का मतलब परिवहन सुविधा, कौन सी? परिवहन सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, ये इनकी पूर्ति कर देता है। इसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र के कारण जो बाजार की सुविधा है, ये पूरा बेल्ट है, ये पूरा जो एरिया है, ये टोटल जो एरिया है जिसमें नागपुर कोलकाता रेल मार्ग है, जमशेदपुर जो है और उसके आसपास वाला एरिया है, और विशेष करके झारखंड है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये क्या है? ये सारे औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उत्तम बाजार की व्यवस्था है। यानी कि कच्चा माल ला करके तैयार माल बाजारों में खप जाता है। कच्चे माल से तैयार माल होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में तैयार होकर के जो जमशेदपुर में है वहां पर तैयार होकर के गार्डर वगैरह, रेल की पटरियां वगैरह, रेल के डिब्बे वगैरह, रेल के स्लीपर वगैरह, ये सारे सारे तैयार होकर के सलाखें, सरिया, चादरें, मजबूत जो लोहा है वो तैयार होकर के, और जहां पर आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें तैयार माल चला जाता है। तो इस प्रकार से ये अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण जमशेदपुर का जो टिस्को कारखाना है वो भारत का मुख्य इस्पात उत्पादक संयंत्र एक बन गया है। मुख्य इस्पात संयंत्र वर्तमान में कार्यरत है। इस प्रकार से जो इन सभी परिस्थितियों के कारण है, ये जमशेदपुर का जो टिस्को या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो एक तैयार, मतलब पूर्ण रूप से एक विकसित कारखाना माना जाता है। इसके बाद में सबसे दूसरा नंबर आता है, जो पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में अपन ने जाना कि इसकी स्थिति कहाँ है। इसकी ये निजी कारखाना, भारत में एकमात्र निजी कारखाना है, बाकी सार्वजनिक है। सिर्फ एक निजी कारखाना है जो जमशेदजी टाटा ने 1907 में कोई समय में
1907 में आजादी से पहले सांची नाम का स्थान था, वहां पर स्थापित किया था और वर्तमान में जमशेद जी के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर पड़ गया और जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में एक तकनीकी यानी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस्पात तैयार होता है और भारत में उत्तम किस्म का इस्पात तैयार करता है। इस प्रकार से अपन ने इसको के बारे में जाना। इसके बाद में एक आता है इसको, यानी भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। यानी दूसरा कौन सा आता है? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, ये दूसरी है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। यानी इसको क्या कहेंगे? इसको, है ना, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहने का मतलब भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। ये भारत के सबसे एक सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका यूं समझिएगा कि जेम्स इक्वन नाम ने 1870 में, जेम्स इक्वन ने 1870 में यह कारखाना प्रारंभ किया था और इस कारखाने को 1875 में जो एक तत्कालिक केंडवा बोल सकते हैं या कुल्टी का कारखाना में इस्पात का उत्पादन तैयार किया गया था। अब वर्तमान में इसका नाम केंडवा है, इसको पहले कुल्टी कहा करते थे। तो इसके लिए जो वर्तमान में एक झारखंड के सिंहभूमि जिले के जो एक 1901 में जो प्रथम लोहा इस्पात का कारखाने की स्थापना के साथ में सिंहभूमि का जो एक विशेष करके झारखंड राज्य के में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी अर्थात इसको की स्थापना की गई थी, जो GH फ्यास्टर ने देश का दूसरा संयंत्र और बर्नपुर जो इनके पास का स्थान है वहां पर एक स्थापित किया था। इसके बाद में यह 1956 में इस संयंत्र में जो एक विशेष प्रकार का एक उद्योगपति था राजन मुखर्जी एवं टिटोलसी ने इसको में मिला दिया और इस समय का यह संयंत्र है पिक आयरन बोलते हैं इसको, ढलवा लोहा तैयार करता है। तो पिक आयरन जो जापान को निर्यात करता है सबसे बड़ा संयंत्र है। और 1952 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल यानी कि स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना जो 1952 में की गई थी और 1952 में ही इसको इसमें मिला दिया गया था, विलय कर दिया गया था। इस प्रकार से वर्तमान में इसको के अंतर्गत 3 नाम आते हैं, एक तो कुल्टी, एक बर्नपुर और एक हीरापुर। कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, ये 3 नाम आते हैं और वर्तमान में इन तीनों कारखानों का जो एक सार्वजनिकरण कहते हैं वो 1978 में तीनों कारखानों का एक सार्वजनिक जो कंपनी है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अधीन ये कारखाने काम करने लग गए हैं, यानी सेल के माध्यम से इनका संचालन किया जा रहा है। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का जो संचालन है वो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका संचालन वर्तमान में हो रहा है। इसको कंपनी का एक वास्तविक जो यदि गठन माना जाए तो 1972 में माना जाता है और इन तीनों संयंत्रों का जो प्रबंधन है वो अपने हाथ में जो सेल ने ले लिया और तीनों ही इस्पात संयंत्र जो आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग है, आसनसोल कोलकाता ये रेल मार्ग है पश्चिम बंगाल में, जो विशेष करके ये कोलकाता से ठीक 227 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये कारखाना। और हीरापुर में जो ढलवा लोहा बनता है, ढलवा लोहा मतलब पिग आयरन जो बनता है, जापान को विशेष प्रकार के निर्यात किया जाता है ऐसा लोहा। और ये बर्नपुर में केवल इस्पात पिंड तैयार होता है और हीरापुर में ढलवा लोहा बनता है, बर्नपुर में एक
पिंड तैयार होता है और वहां से इस्पात के लिए जो कुछ जो अपन भौगोलिक परिस्थितियां कह सकते हैं, वो जैसे कोयला है वो 125 किलोमीटर की दूरी से ये रानीगंज और झरिया की खान है उड़ीसा में, वहां से प्राप्त हो जाता है। कोयला जो कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है लोहा इस्पात का, वो कहां से मिल जाता है? रानीगंज और झरिया की खानों से कोयले की प्राप्ति हो जाती है और मात्र 125 किलोमीटर दूरी पर। तो ये एक अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति है इस कारखाने की विकास के लिए। इसके बाद में लोहा ऐसे जिसको कच्चा लोहा बोलते हैं, जमीन से सीधा गहरे रेंगा खोद करके 75% ऐसुती और 25% लोहांश की मात्रा निकाली जाती है सीधी, और बाद में लोहा इस्पात तैयार होता है। तो वो लोहा ऐसे मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूमि जिले से, और जो यूं समझिएगा एक केमानगुंडी की खान है, केमानगुंडी, वहां से ये प्राप्त हो जाता है। और मयूरभंज जो विशेष करके जिला है उड़ीसा का, वहीं से भी कुछ लोहायसक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ लोहायसक और कुछ कोयला जो मुख्य रूप से दो पदार्थ हैं, कच्चा माल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं इसके। किसी भी उद्योग के कच्चे माल के रूप में यदि देखें तो सब उद्योगों के कच्चे माल होते हैं। तो इस प्रकार से कोयला और लोहायसक यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और लोहा इस्पात संयंत्र जो कि हीरापुर में एक उत्पादित जो ढलवा लोहा कुल्टी संयंत्र में भेज दिया जाता है, और इसके बाद में वहां पर इस्पात निर्माण तैयार होता है। बर्नपुर संयंत्र में इसके जो प्रथम इस्पात में विभिन्न जो लोहा वस्तुएं का निर्माण किया करके और तीनों कारखानों में उत्पादन कार्य का जो विभाजन कर दिया जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने कुछ दो ही कारखाने पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगले बाद में करेंगे, क्योंकि लोहा तथा इस्पात थोड़ा सा 12-13 कंपनियां हैं भारत में, और 12-13 कंपनियों की अपन ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको और भारतीय लोहा इस्पात कंपनी इसको, ये दो कंपनियों के बारे में अपन ने थोड़ा सा जाना। इसके बाद में अगले वीडियो में अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।